नमस्कार, यूपी का मुसलमान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो वक्फ बोर्ड से जुड़ी है। वक्फ बोर्ड को लेकर इंडियन मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एक चिट्ठी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में बड़े घोटाले का जिक्र किया है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं खुद मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मौलाना साहब, आपने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के पीछे आधार क्या है और क्या है वो आरोप? देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाया है, मैंने हकीकत बयान की जी। और मैंने सच्चाई बयान की है। देखिए, वक्फ जो है एक खालिस शरई और मजहबी मामला है और वक्फ शरीयत की रोशनी में अगर कहें तो वाकिफ की मंशा, यानी जिसने प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसको वाकिफ कहते हैं, तो वाकिफ की मंशा के खिलाफ काम नहीं कर सकते। और वक्फ जो ज़मीनें हमारे बुजुर्गों ने की, हमारे पुरखों ने की, वो की थी कि गरीब, यतीम, लाचार, बेवा मुसलमानों की मदद की जाए, उनको खुद कफील बनाया जाए, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, उनकी माशी इक्तिसादी मदद की जाए। और इन तमाम चीज़ों के लिए, खैर के काम के लिए, दीन के काम के लिए और कौम के काम के लिए वक्फ की थी कि इससे होने वाली आमदनी जो है उससे मस्जिदें कायम होंगी, मदरसे कायम होंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे, कॉलेज बनाए जाएंगे। जो यतीम बच्चे हैं उन यतीम बच्चों की सरपरस्ती की जाएगी और वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं मगर माली तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाते तो उनके। मौलाना साहब, आपने जो चिट्ठी लिखी उसमें सीधे तौर पर आपने शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड पर कहा है कि करोड़ों की जमीनों का हेरफेर हुआ है और ये जो घोटाला है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी बड़ा घोटाला हो सकता है। तो ये जो आपने आरोप लगाया इसको लेकर सियासी हलकों में अच्छा खासा शोर मच चुका है और या कहें कि समाजवादी पार्टी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। हाँ, देखिए, मैं वही बात कह रहा था कि जिस मकसद के लिए वक्फ की थी बुजुर्गों ने जमीनें, उस मकसद में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि उससे होने वाली आमदनी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी, ये सब लोग अपनी पॉकेट में रख रहे हैं और करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव इन लोगों ने बेच दिया, खुर्द-बुर्द कर दिया। और ये सारा का सबसे ज्यादा जो खुर्द-बुर्द का, बर्बादी का काम हुआ है वो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में काम हुआ है। उसकी वजह यह है कि देखिए, 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। इन चारों बारों में आजम खां अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहते थे और आजम खां के चहीते समाजवादी पार्टी के पसंदीदा लोग, करप्ट लोगों को चेयरमैन बनाया गया, मेंबर बनाए गए, अधिकारियों की नियुक्ति हुई। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो करोड़ों की जमीनें थी, इन्होंने भू माफियाओं से मिल करके, बड़े बड़े बिल्डरों से मिल करके, साठगांठ करके उन जमीनों को बेच दिया और बेचने के बाद में उससे होने वाली जो आमदनी थी वो अपनी पॉकेट में रख ली, अपनी पॉकेट में रख ली। जो कौम में कोई खर्चा नहीं हुआ। चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं, चुनावों से एन वक्त अगर आप इस तरह की सनसनीखेज खुलासे करते हैं या कोई चिट्ठी देते हैं तो उस चिट्ठी के बाद जो सियासी हलकों से आवाज उठेगी वो आपके दामन तक भी पहुंचेगी? बिल्कुल, मैं अपना दामन दिखाने के लिए तैयार हूं और मैं अपना गिरबान झांक करके खुद देखता हूं। मेरा कोई दामन दागदार नहीं है और मैं आलिम दीन हूँ। मेरा काम है हक बात कहना, सच्ची बात कहना, इसलिए मैं कहता रहूँगा। जो दागदार लोग हैं वही लोग मुखालफत करेंगे वक्फ की, इस तरह की चीज़ों की करप्शन करेंगे वही लोग। जो बेदीन हैं, जिनको दीन से, कौम से कोई हमदर्दी नहीं है, उनके अंदर कोई जज्बा नहीं है, न वो खुदा से डरते हैं न वो रसूल से डरते हैं, इसलिए वो करप्शन करते हैं। साहब, आपने सीधे सीधे यहाँ पर चुनौती दी है मदनी साहब को, तौकीर रजा को,
सिर्फ आजम खान ही नहीं, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी, यहाँ पर खुद मुलायम सिंह यादव आपने कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन चारों शासनकाल में वक्फ को खूब लूटा गया जो उनके आसपास के जितने थे। तो आप ये बताइए कि कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिनके नाम आ सकते हैं, और जो चिट्ठी लिखी है उसके बाद आपको सीएम योगी से क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी इसलिए लिखी कि मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में आजकल अक्सर वक्फ की बात करते हैं मगर कार्रवाई नहीं करते। कोई जांच का उन्होंने आदेश अब तक नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने भाषण दिए हैं और उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैंने चिट्ठी लिख करके उनको अवगत करा दिया, बता दिया कि आप प्रैक्टिकल कार्रवाई करिए। और देखिए, जब मुलायम सिंह से लेकर के अखिलेश यादव तक सबसे पहले और बीच में बसपा की भी गवर्नमेंट रही, सबसे ज्यादा जो है वो समाजवादी पार्टी के लोग रहे। और उसमें समाजवादी पार्टी के दौर में जुफर फारूकी जो है वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, उसके बाद में अमीर आलम चेयरमैन बने, उसके बाद में हाफिज मोहम्मद उस्मान चेयरमैन बने, फिर उसके बाद में 2 कार्यकाल जो है वो उनका फिर जुफर फारूकी का रहा। तो ये जितनी भी लंबी फेरिस्त है, इसके साथ साथ में बहुत सारे लोग मेंबर रहे, बहुत सारे ऐसे लोग जो है संबंधित अधिकारी रहे। तो इन लोगों ने मिलजुल करके करप्शन किया है, तो इस करप्शन की जांच होना चाहिए। और अगर जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने शरई नुक्ते नजर से भी गुनाह का काम किया, कानून की नजर में भी इन्होंने जुर्म किया है। तो इसलिए मुजरिम के चेहरे से नकाब हटना चाहिए, ताकि सब लोग देख लें कौन गुनहगार है और कौन मुजरिम है। चलिए, आप मान लेते हैं आपने चिट्ठी भी लिख दी और उसमें जो आपने दावे किए हैं कि इन टाइम में दोनों, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, करोड़ों की हेराफेरी हुई, जमीनें जो कहीं गई, खरीद फरोख्त हुई, उसमें कई गड़बड़ियां हुई। लेकिन क्या इसके सबूत भी आपके पास हैं? इसके एक सबूत नहीं बल्कि सैकड़ों सबूत हैं जी। और वक्त आएगा तो वो तमाम सबूत पेश भी किए जाएंगे। अगर कहीं गवर्नमेंट अगर मांगती है तो, या कोर्ट कचहरी की नौबत आती है तो वो सारे सबूत पेश किए जाएंगे, वो सारे हाथ सामने दिखाए जाएंगे और उन लोगों के चेहरे भी सबके सामने दिखाए जाएंगे जिन जिन लोगों ने अपने तमाम बड़े बड़े मकान, शानदार 5 स्टार होटल की तरह मकान बना रखे हैं वक्फ की जमीन पर कब्जा करके। मैं उन लोगों को भी जानता हूं, उन लोगों के चेहरों को भी जानता हूं जिन्होंने कब्रिस्तान पे बुलडोजर चला करके उस पर 3 मंजिला मार्केट बनाई है। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर आलीशान शादी महल बनवाया है और उसकी सारी आमदनी अपनी पॉकेट में देते हैं, किसी यतीम की मदद नहीं करते। यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा की तरफ तो नहीं है, क्योंकि तौकीर रजा साहब का ही बारात घर जो था उस पर बुलडोजर चला, उनके कई मामले खुलकर सामने आए, उनके घर तक पर बात आ गई कि जो घर भी बना है वो भी वक्फी जमीन पर है। तो सीधे तौर पर आप यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वक्फ के मिनिस्टर रहे। इन सब लोगों ने जो है वो वक्फ की जमीनों को बर्बाद किया है और सबसे ज्यादा बर्बादी समाजवादी पार्टी के दौर में हुई है और वाकिफ की मंशा के खिलाफ किया। मोहतरमा, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि अगर वक्फ की जमीनों की आमदनी सही तौर से कौम में खर्चा की जाए तो पूरे भारत में कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। अगर सही से खर्चा की जाए तो आज जो ट्रेनों में, बसों में, चौराहों में मुसलमान भीख मांग रहे हैं, कोई भीख मांगने वाला आपको मुसलमान नजर नहीं आएगा। उम्मीद पोर्टल पर कई जो जमीनें या जिनके दस्तावेज अभी तक नहीं है उनमें से 1 लाख से, लेकिन उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें बाकायदा दस्तावेज भी दिए। कुछ प्रॉपर्टीज 1 लाख के करीब प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अभी भी जिनके दस्तावेज गायब हैं और उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए। तो क्या ये सब वही प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनमें गड़बड़ियां की गई हैं? अब ये तो मुझे अंदाजा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी होंगी या कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, मगर वक्फ बोर्ड यानी वक्फ संशोधन बिल जो पार्लियामेंट ने पास किया था
और उसके तहत ये उम्मीद पोर्टल बना और उम्मीद पोर्टल पर एक बार नहीं 2 बार उसकी डेटें बढ़ाई गई और लोगों ने उस पर इंदराज भी कराया। दरअसल उम्मीद पोर्टल इंदराज नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, यानी रजिस्ट्रेशन इसको नहीं कहा जा सकता, इंदराज है सिर्फ। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रॉपर्टियां रह गई हैं, तो हो सकता है कि लोगों ने इंदराज न कराया हो कि गवर्नमेंट की नज़र में हमारी प्रॉपर्टी ना आए, गवर्नमेंट की नज़र से छुपाने के लिए, गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए इस तरह किया हो। अब ये तो गवर्नमेंट जाने और गवर्नमेंट के जो इंचार्ज लोग हैं वो लोग जाने, या जो नया बोर्ड का गठन होगा उस गठन करने वाले लोग जाने, हुकूमत का अमला जाने। जी शहाबुद्दीन साहब, आपकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, सियासी हलकों में काफी शोर भी मचा है, हंगामा हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश यादव पर उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो आपने चिट्ठी लिखी उसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया आई है आपके लिए इस चिट्ठी पर? नहीं, अभी तक तो हमारी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है। मैंने चिट्ठी वहां तक भिजवा दी है और भिजवाने के साथ साथ मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांगा है, और अगर वक्त मिल जाता है तो मैं मिल करके ये चिट्ठी मैं उनके हाथ में दूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि इसकी जांच करवाएं, क्योंकि ये अरबों का घोटाला है और हमारे पुरखों की जमीनों पे की बर्बादी की दास्तान है। तो इस बर्बादी की दास्तान जो है वो हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? इस बात को मैं सालों से कह रहा हूं, मगर मेरी आवाज जो है वो दबा दी जाती है, पॉलिटिकल लोगों ने दबा दी। लेकिन रिजवी साहब, इस बीच जिस तरह से मौलाना मदनी के वफ़ को लेकर बयान आए, चाहे फिर वो ओवैसी साहब हों, जितने भी जो मुस्लिम रहनुमा अपने आप को कहते हैं, जब खासतौर से जब चुनाव आते हैं तो ये रहनुमा सबसे पहले सामने आते हैं और मुस्लिम वोटों की जो सौदेबाजी होती है और जो दावे किए जाते हैं, वक्त में जब बदलाव को लेकर, कानून को लेकर जब पूरी चर्चा चल रही थी, चाहे फिर वो पार्लियामेंट में चर्चा चल रही हो, उसके बाद कानून बनाओ, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे। और इस बीच मौलाना मदनी का फिर बनाया ना, वो तो ये तक कह रहे हैं कि यहाँ पर ना ही पूरी जो सरकार है, मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो मुस्लिम धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनमें जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रही है, उनकी मदरसे, मस्जिदें, कब्रिस्तान सब उनसे छीने जा रहे हैं। देखिए मोहतरमा, आपने मदनी साहब का नाम लेकर के एक नाम तो उजागर कर दिया। मदनी साहब को क्यों दर्द है, क्यों तकलीफ है, उसकी वजह शायद किसी को नहीं मालूम है, मैं बयान कर देता हूँ। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को दर्द और तकलीफ क्यों है, यह भी शायद किसी को नहीं मालूम है, वो भी मैं आपके चैनल पर बयान कर देता हूँ आज पहली बार। देखिए, दिल्ली में जो जमीयतुल उलमा का ऑफिस है, ये ऑफिस पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बिल्कुल बगल में इनका ऑफिस बना है। बहादुर शाह जफर मार्ग, कोठी नंबर 1, ये इनका जो है वो वक्फ नंबर है। और ये मस्जिद, ये पूरी जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे जमीयतुल उलमा का ऑफिस बना है, ये पूरा का पूरा वक्फ है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडरटेकिंग में है। और ये वक्फ जो है वो जमीयतुल उलमा के नाम नहीं है, बल्कि मस्जिद नूरुन नबी के नाम से है ये वक्फ। और मस्जिद, एक नूरुन नबी एक बुजुर्ग हुआ करते थे, आज से 500 साल पुरानी बात है, उन्होंने वहां पर वो मस्जिद बनवाई थी और वो पूरी प्रॉपर्टी वो वक्फ की है। तो कांग्रेस की मेहरबानियों से वो मस्जिद नूरुन नबी और मस्जिद नूरुन नबी का पूरा अहाता, ये सब जमीयतुल उलमा को लीज पर दे दिया गया। इस वजह से उनको डर है कि कहीं ये संपत्ति हुकूमत छीन न ले, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं, उनको दर्द है, उनको तकलीफ है। अब मैं दूसरा राज खोलता हूँ ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब का जो राजधानी है वो हैदराबाद है, और हैदराबाद में उनका जो ताजमहल बना हुआ है दारुस्सलाम, तो दारुस्सलाम जो ताजमहल है वो पूरा का पूरा वक्फ है, वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। तो ओवैसी साहब को इस बात का दर्द है कि कहीं वो संपत्ति हुकूमत छीन न ले, हमारी सल्तनत खत्म ना हो जाए, इसलिए दर्द हो रहा है।
मोहतरमा, मैं एक एक आदमी को जानता हूं, एक एक आदमी की संपत्ति बता दूंगा, एक एक आदमी की मकान, दुकान, मार्केट सब बताऊंगा, कौन कौन मुजरिम है। इसीलिए ये मुजरिम लोग शोर मचा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। इनको कौम से हमदर्दी नहीं है, इनको दीन का कोई जज्बा नहीं है, इनको गरीब मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। जी, तो शहाबुद्दीन साहब, ये उम्मीद की जाए कि आपने ये जो चिट्ठी लिखी है उसके बाद अब यहाँ पर इंसाफ होगा और वक्फ की जमीनों में जो भी हेरफेर हुई है, जो आरोपी हैं वो जेल जाएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि हुकूमत निष्पक्ष कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द जांच के आदेश दिए जाएंगे और जो मुजरिम लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चलिए मौलाना साहब, आपने कीमती वक्त अपना निकाला है और इस तमाम चर्चा में और जो आपने सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जो दावे किए हैं, उसके बाद हम भी उम्मीद करते हैं कि वक्फ में एक बार फिर बड़ी पारदर्शिता आएगी और जिन्होंने भी वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किया है उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाएगा और जो सजाएं इनको मिलनी चाहिए और जो निष्पक्ष जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा इस पूरे मामले में अब क्या नया मोड़ आता है। लेकिन इस तमाम बातचीत के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी के मुसलमान में आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।